हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग पी ब्लॉक के अंतर्गत एक बहुत ही हॉट टॉपिक को शुरू करेंगे जिसका नाम है H2SO4। इससे हमेशा बोर्ड एग्जाम के साथ ही नीट जेईई में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम इसे इस ढंग से पढ़ लें, इस तरह से पढ़ लें, दबंग थ्योरी के साथ पढ़ लें कि एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटे। तो चलिए बिना देर किए हुए इसे शुरू करते हैं। देखिए H2SO4 को हम लोग कई नामों से जानते हैं। इसका रासायनिक नाम याद रखिएगा, ये हाइड्रोजन सल्फेट होता है, क्योंकि इसमें सल्फेट रेडिकल है। ठीक है, ये इसे गंधक का तेजाब भी कहते हैं और इसी का कॉमन नेम है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड आप देखते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी आपको बताए थे कि यह सेकेंडरी सेल है, इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसी का प्रयोग किया जाता है। दूसरी चीज, इसे किंग ऑफ केमिकल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जिस प्रकार फलों का राजा आम होता है, उसी प्रकार सभी रसायनों का राजा H2SO4 होता है। कोई पूछे क्यों? उपयोगिता एवं महत्व के आधार पर इसका काफी उपयोग है, काफी महत्व है। इसके उपयोग एवं महत्व की चर्चा अभी मैं करूंगा, घबराने की थोड़ी सी भी जरूरत नहीं है। तो उपयोगिता एवं महत्व के आधार पर इसे किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है। ग्रीन विट्रॉल का तो नाम सुने ही है, कई बार एग्जाम में ग्रीन विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल का सूत्र पूछा गया है। इसी को हरा कशिश कहते हैं। ठीक है, हरा कशिश हरे रंग का होता है। इस हरा कशिश को, ग्रीन विट्रॉल को जब ड्राई डिस्टाइलेट करते हैं, शुष्क आसवन करते हैं, मतलब कहने का तात्पर्य है कि इसे गर्म किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब गर्म किया जाता है तो H2SO4 प्राप्त होता है। इसलिए याद रखिएगा कि इसे आयल ऑफ विट्रॉल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। देख रहे हैं कि FeSO4 को यहां गर्म किया जा रहा है तो H2SO4 प्राप्त होता है। H2SO4 प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसे हम लोग आयल ऑफ विट्रॉल के नाम से जानते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान दीजिएगा, यहां सल्फर की हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट तो -2 होगा और हाइड्रोजन का +1 होगा। तो 4 दूनी के 8, अब 8 में से -8 में से 2 गया तो -6, -6 को बराबर के इधर भेजेंगे तो +6। यहां सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आया और +6 से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको बताए थे कि किसी भी तत्व का ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल रहे हैं तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखिएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं हो सकता। तो यहां देख रहे हैं कि यहां सल्फर +6 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है रिजेक्शन के बाद, रिजेक्शन में घटेगा ही, ये कंफर्म है। जब मैक्सिमम है तो घटेगा ही, जब घटेगा तो उस प्रक्रिया को कहेंगे रिडक्शन। अब पर क्या है कि ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना रिडक्शन कहलाता है। जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगी तो वह प्रक्रिया होगी रिडक्शन की, और जब रिडक्शन की प्रक्रिया होती है तो पदार्थ होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो याद रखिएगा, यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करता है। यह एक मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ऑक्सीजन को सप्लाई करने का कार्य करता है, और यह इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर HNO3 नाइट्रिक एसिड और H3PO4 के बीच होता है। मतलब एक मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ऑक्सीजन सप्लाई करने का कार्य करेगा। तो इस रिजेक्शन, इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर को हम लोग देखेंगे कि कैसे यह ऑक्सीडेशन का कार्य या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करता है। ठीक है, इसकी बेवफाई की चर्चा जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट का भी कार्य करता है। तो इसकी बेवफाई की चर्चा हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खूब देखे हैं। हम लोग वहां देखे थे कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से, किसी भी कंपाउंड के जाबड़े से यह जल को शोषित कर लेता है, जल को खींच लेता है और उस कंपाउंड को निर्जलीकृत कर देता है। ठीक है, मतलब पानी को निकालने का काम करता है, पानी को सोखने का काम करता है। तो इसका चर्चा हम लोग पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किए थे। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में देखे थे, इसके चर्चा हम अल्कोहल में देखे थे। आपको हीटिंग इफेक्ट पढ़ाए थे, एक जगह पूरा हीटिंग इफेक्ट याद होना चाहिए, वहां भी हम चर्चा किए थे कि H2SO4 करता क्या है। यह जल को सोखने का काम करता है, वह ऑर्गेनिक कंपाउंड के जावड़े से जल को खींच लेता है। ये तमाम बात हम लोग सीख चुके थे। तो यहां सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, याद रखिएगा। यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, यह डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, जल को सोखने का काम करता है। साथ ही हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड के रिजेक्शन देखे थे, उसमें SO3H को जोड़ने की प्रक्रिया को सल्फोनेशन कहते थे। तो देखे थे कि जब H2SO4 को हम लोग बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस कराना होता था, जोड़ना होता था, तो कौन के H2SO4 से रिजेक्शन कराते थे, और होता क्या था कि SO3H जाके जुड़ जाता था, अटैच हो जाता था। अर्थात याद रखिएगा, यह
सल्फोनेटिंग रिएजेंट का भी काम करता है, सल्फोनेटिंग एजेंट का भी काम करता है, अर्थात यह SO3H को जोड़ने का भी काम करता है। तो यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करेगा, यह डिहाइड्रेटिंग एजेंट का भी काम करेगा, यह सल्फोनेटिंग एजेंट का भी काम करेगा। यहां तक किसी को दिक्कत, इसके स्ट्रक्चर पर थोड़ा सा फोकस करेंगे, ध्यान दीजिएगा इसके स्ट्रक्चर को कैसे बनाते हैं। देखिए HO सल्फर डबल बॉन्ड O H, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे भी बनाया जाता है। इसकी स्ट्रक्चर अभी एक और बता रहे हैं, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकते हो। यहां देख रहे हो कि OH बॉन्ड कितने दिखाई दे रहे हैं, और आपको बताए थे कि OH बॉन्ड ही डिसोसिएट होता है, यही आयोनाइज होता है। तो ये टूट के क्या देगा बेटा, एक H+ दे देगा, ये भी टूट के क्या दे देगा, एक H+ दे देगा। तो यह कंप्लीटली आयोनाइज होकर कितने H+ देते हैं, कितने प्रोटॉन देते हैं, 2 देते हैं। तो याद रखिएगा इसकी बेसिसिटी कोई पूछ दे, इसकी बेसिसिटी कोई पूछ दे, या इसका N फैक्टर पूछ दे, N फैक्टर पूछ दे कितना होता है, 2 होता है, अर्थात यह डाई बेसिक एसिड या डाई प्रोटिक एसिड होता है। अब आ रहे हैं इसके हाइब्रिडाइजेशन की चर्चा करें हम। देखिए आप जब सल्फर के ऑक्सी एसिड पढ़े थे, यदि आप नहीं पढ़े होंगे तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, सल्फर के ऑक्सी एसिड और फास्फोरस के ऑक्सी एसिड, इससे हमेशा बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आज ही मैं बतला रहा हूं कि निश्चित रूप से सल्फर के ऑक्सी एसिड और फास्फोरस के ऑक्सी एसिड से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसे निश्चित रूप से पढ़ लेंगे। इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं जनरली, या स्ट्रक्चर बनाने के लिए दे देगा। ध्यान दीजिएगा, बताए थे वहां की सल्फर के ऑक्सी एसिड में कि सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन प्रायः ऑक्सी एसिड में sp3 होगा। कैसे होता है निकाल के भी दिखा रहे हैं, वह ट्रिक हम बताए थे कि हाइब्रिडाइजेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और शेप की गणना हम लोग कैसे कर लेते हैं भाइयों। शेप की गणना हम लोग कैसे करते हैं, शेप की गणना VSCPR थ्योरी से करते हैं। यदि कोई स्टूडेंट्स निकालना नहीं जानता हो तो इसका लिंक हम आई बटन में दे देते हैं, वहां से आप आसानी से उसको देख सकते हैं। सल्फर के ऑक्सी एसिड, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड नहीं पढ़े तो उसका भी लिंक मैं डाल देता हूं, एक बार जरूर उसे पढ़ लेंगे। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या को कैलकुलेट कर लेते हैं। इसकी ट्रिक बताए थे आपको कि MV+, क्या बताए थे बेटा कि V+M -C+A/2, जहां V क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिसका निकालेंगे उसका, M क्या है, मोनोवैलेंट एटम है, C फॉर होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यदि उस पर पॉजिटिव चार्ज है, C फॉर कैटायन, C फॉर पॉजिटिव चार्ज, A फॉर एनायन मतलब निगेटिव चार्ज में डिवाइडेड बाय 2 करना है। यहां देखो सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप 16 का तत्व है, ठीक है, तो ग्रुप 16 के तत्वों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, इसके चारों ओर मोनोवैलेंट एटम की संख्या कितनी दिखाई दे रहा है, मोनोवैलेंट एटम उसी को कहते हैं, ठीक है, जो ग्रुप 1 के तत्व होते हैं, जो ग्रुप 17 के तत्व होते हैं जिसकी वैलेंसी 1 हो। इतना नहीं याद हो तो ये रखना है कि ग्रुप 1 के तत्व कोई दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, ग्रुप 17 के तत्व दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। अरे पापियों, तुम्हारे मन में यह ख्याल आता होगा कि M क्या है, तो M वही है जो ग्रुप 1 के तत्व होंगे, ग्रुप 17 के तत्व होंगे जिसकी वैलेंसी 1 हो। देखो पापियों, यहां हाइड्रोजन कितने दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, तो 2, क्या इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो नहीं है, क्या निगेटिव चार्ज है तो नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2, 8/2 बराबर 4। हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 4 आ गया, इसलिए लिख सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर कितना होगा बेटा जी, बताओ, sp3 होगा। तो याद रखिएगा कि सल्फर के कोई भी ऑक्सी एसिड हो उसमें सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन प्रायः sp3 होता है, या नहीं तो निकाल लेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, किसी भी देश के, किसी भी नेशन के इंडस्ट्रियल पावर H2SO4 के उत्पादन एवं खर्च के आधार पर ही जज किया जाता है, ठीक है। तो इनका स्क्रीनशॉट लें, इसे बनाने की विधि बता रहे हैं कि इंडस्ट्री में इसका उत्पादन कैसे करते हैं। इंडस्ट्री में इसे निर्मित करने के लिए, इसे बनाने के लिए, बड़े पैमाने पर बनाने के लिए 2 ही मेथड फेमस है। एक को कहते हैं बेटा लेड चेंबर प्रोसेस, जो NCERT में नहीं दिया है, और दूसरा है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस बड़ा ही फेमस है, इसी को हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन किस विधि से किया जा सकता है, 4 विधि का नाम दे देगा। तो याद रखिएगा बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन 2 ही विधि से करते हैं, कांटेक्ट प्रोसेस जिसको संपर्क विधि कहते हैं, और दूसरा होता है लेड चेंबर प्रोसेस, ठीक है। 2 ही विधियों से इसे बड़े पैमाने पर बनाई जाती है। तो चलिए हम लोग कांटेक्ट प्रोसेस की चर्चा करें, इससे पहले कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं H2SO4 की उत्पादन
कैसे किया जाता है, बड़े पैमाने पर औद्योगिक स्तर पर कैसे बनाया जाता है, इसको देखेंगे। इसको औद्योगिक स्तर पर दो ही ढंग से बनाया जाता है। एक प्रोसेस का नाम है लेड चेंबर प्रोसेस और दूसरे का नाम है कंटेक्ट प्रोसेस। तो हम लोग कंटेक्ट प्रोसेस के द्वारा ही इसको बनाना सीखेंगे। लेड चेंबर प्रोसेस पर भी हम जो बातें पूछे जाते हैं एग्जाम में हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि कॉन्टेक्ट प्रोसेस के द्वारा कैसे बनाया जाता है। देखिए, कॉन्टेक्ट प्रोसेस के द्वारा बनाने के लिए तीन स्टेप इसमें शामिल होता है। 3 काम कर दोगे H2SO4 बन जाएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में इससे पूछे गए हैं कि संपर्क विधि के द्वारा H2SO4 बनाने के सिद्धांत बताएं। इसी में जोड़ देगा कि इसके अधिकतम उत्पादन की शर्त लिखें। नहीं भी लिखे तो आप इतना लिखना होगा आपको, और पूछेगा कि इसके रासायनिक गुणों की चर्चा करें या इसके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, डिहाइड्रेटिंग एक्शन की चर्चा करें। तो जिस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछे आप उस ढंग से लिखिएगा। तो कॉपी में अपने नोटबुक में हेडिंग दे देंगे कि कॉन्टेक्ट प्रोसेस के द्वारा H2SO4 का निर्माण या उत्पादन। ध्यान दीजिए कि कॉन्टेक्ट प्रोसेस के द्वारा H2SO4 के निर्माण में औद्योगिक स्तर पर जब हम करते हैं तो इसमें 3 स्टेप शामिल होता है। पहला काम क्या करते हैं, याद रखिएगा, इस तरह से याद रखना है कि भूले नहीं, कि सल्फर को जलाकर या किसी भी सल्फाइड अयस्कों के रोस्टिंग के फलस्वरूप SO2 को प्राप्त कर लेना है। SO2 को बना लिया जाता है। और आपको जब हम रोस्टिंग पढ़ा रहे थे तो वहां भी बताए थे कि सल्फाइड अयस्कों का जब हम रोस्टिंग करते हैं तो उसके फलस्वरूप जो SO2 निर्मित होता है उसका प्रयोग H2SO4 के उत्पादन में किया जाता है। तो SO2 बना लेंगे। अब इस SO2 का हम लोग क्या करते हैं, उत्प्रेरकीय ऑक्सीडेशन। वेनाडियम पेंटाऑक्साइड या प्लेटिनम की उपस्थिति में जब यह हवा के द्वारा SO2 ऑक्सीडाइज होता है तो SO3 का निर्माण करता है। यह रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है और याद रखिएगा रिवर्सेबल होता है। तीसरी बात, इस SO3 को हम लोग क्या करते हैं, H2SO4 के द्वारा ही एब्जॉर्ब करते हैं, इसको अवशोषित करते हैं। H2SO4 बनाना है, फिर इसका कारण है SO3 गैस को H2SO4 के द्वारा अवशोषित करते हैं, फलस्वरूप ओलियम बनता है जिसको हम लोग पायरोसल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। इसी का नाम क्या है, इंडस्ट्रियल नेम क्या है, ठीक है, ओलियम है। इसका सूत्र कई बार पूछा गया H2H2O7। जब H2SO4 में SO3 मिलता है तो ओलियम बनता है, और ओलियम को क्या करते हैं, जल में घोलने पर, ठीक है, जल में धीरे धीरे मिलाने पर H2SO4 बनता है जो 96 से 98% शुद्ध होता है। तो आप इस प्रकार सिद्धांत लिखिएगा एग्जाम में कि कॉन्टेक्ट प्रोसेस के द्वारा H2SO4 के औद्योगिक उत्पादन में 3 स्टेप शामिल होता है। पहला स्टेप ध्यान दीजिएगा, सल्फर को जलाकर या आयरन पायराइड्स के रोस्टिंग के फलस्वरूप SO2 का निर्माण किया। यही आयरन पायराइड्स को फुल्स गोल्ड कहते हैं। हम लोग डिफेक्ट सॉलिड में डिफेक्ट पढ़े थे तो वहां बताए थे कि मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट के कारण, ठीक है, ये आयरन पायराइड जो होते हैं सोने के जैसा चमकता है, इसलिए इसको फुल्स गोल्ड भी कहा जाता है। इन तमाम चीजों की चर्चा हम लोग डिफेक्ट्स में किए थे। तो कैसे दिखाइएगा आप इक्वेशन को, सल्फर को फॉर्मूला S भी लिख सकते हैं, एसेट भी लिख सकते हैं। चूंकि सल्फर एसेट के फॉर्म में पाया जाता है, प्लस O2 या बर्न करेगा जल के क्या देगा बेटा जी, SO2 देगा। ध्यान दीजिएगा, बैलेंस कर दो, सल्फर 8 है, इधर 8 कर दो, ऑक्सीजन 16 हो गया। यहां क्या कर दोगे बेटा जी, 8 दूनी के 16 कर दीजिएगा। LHS के एटम और RHS के एटम बराबर होनी चाहिए। या आप क्या कीजिएगा, आयरन पायराइड्स या कोई भी मेटल सल्फाइड के रोस्टिंग के फलस्वरूप आप इसे बना लेंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे बनता है, यही FeS2 है, FeS2 है, और इसका हम रोस्टिंग कर दें। क्या कर दें बेटा, रोस्टिंग क्या होता है, वायु के उपस्थिति में सल्फाइड अयस्कों के उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम ताप पे इतना गर्म किया जाता है ताकि सल्फाइड ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाए और वाष्पशील अशुद्धियां बाहर निकल जाए। याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग करेंगे तो क्या होगा, या लोहा अपने ऑक्साइड में बदल जाएगा, Fe2O3 बना लेगा और हमारा यह SO2 निर्मित होगा। यह SO2 गैस निकल रहा है, इसको बैलेंस हम लोग कर देते हैं बेटा जी। यहां 4 ले लो, यहां 2 दूनी के 4 कर दो। यहां ध्यान दीजिएगा हमारा ऑक्सीजन कितना हो रहा है, यहां हो रहा है सल्फर हमारा 8 हो रहा है, तो यहां सल्फर 8 कर दो। सल्फर 8 हो गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया जाए, यहां हमारा ऑक्सीजन हो रहा है 16, 16 6 हो रहा है 22, तो यहां 11 ले लो। तो देख रहे हो 11 दूनी की 22। LHS के तरफ कुल एटम की संख्या RHS के तरफ कुल एटम के बराबर हो गया। तो आप सबसे पहले आपको SO2 बनाना होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हो स्क्रीनशॉट। चले बढ़े आगे। तुम्हारे पापी मन में कोई सवाल आ रहा है क्या, सल्फर को जलाओ, बर्न करो, SO2 बनाओ, और ऐसे एरो मार्क देना, इसका मतलब ये गैस बन रहा है। या फिर सल्फाइड अयस्कों के रोस्टिंग के फलस्वरूप SO2 बना लो, या आपकी मर्जी की एग्जाम में कैसे लिखते हो। आगे बढ़ रहे हैं बेटा जी।
स्टेप 2 क्या है, SO2 V2O5 या PT उत्प्रेरक के उपस्थिति में ऑक्सीजन से संयोग करके SO3 देता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, यही SO2 गैस है, यह ऑक्सीजन से संयोग करके यह रिवर्सेबल रिएक्शन होता है, याद रखिएगा। वेनाडियम पेंटाऑक्साइड याद रखिएगा, यह एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक रटाने की आपको तरीका बता चुके थे, ठीक है, जनाबे अली गाय सुना करें, वो सभी आसमा के 3533 प्रभु। वेनाडियम पेंटाऑक्साइड या इसके जगह पर आप प्लेटिनम उत्प्रेरक भी ले लोगे तो बेटा यह क्या बनेगा, SO3 गैस बनता है, याद रखिएगा। यह G4 गैस है, यहां भी हम G4 गैस लिख देते हैं, यहां भी G4 गैस लिख देते हैं। समीकरण को संतुलित कर लिया जाए, यहां देख रहे हैं कि ऑक्सीजन 3 दिखाई दे रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 6 हो गया, यहां क्या कर दे 3 दूनी के 6 हो गया, सॉरी यहां हम बैलेंस कर देते हैं, ऑक्सीजन हमारा 6 हो रहा है, तो यहां देख रहे हो कि सल्फर 2 है, तो यहां 2 से गुणा कर दो, यहां सल्फर 2 ऑक्सीजन 4 दे 6, बैलेंस हो गया। और याद रखिएगा हीट देता है, यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, लगभग 196.96 किलो जूल एनर्जी मुक्त होती है। तो बताओ, जब यह एक्सोथर्मिक रिजेक्शन है और यह क्या होगा मेरे भाई जी, यह एक रिवर्सेबल रिजेक्शन है, तो याद रखिएगा लसतालिए के नियम कहता है कि दाब जितना ही अधिक होगा, आपको यह भी बात बताए थे, यहां मोलों की संख्या 1 मोल हमारा प्रोडक्ट बन रहा है और यहां हमारे रिएक्टेंट कितने मोल है, 1 मोल और यहां 2 मोल, इसको छोड़ दो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को। तो यदि रिएक्टेंट की मोलों की संख्या अधिक हो, देख रहे हो अधिक है, और प्रोडक्ट की मोलों की संख्या कम हो, तो दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया फेवरेबल होता है। और यदि रिएक्टेंट की मोलों की संख्या क्या हो, कम हो, प्रोडक्ट की मोलों की संख्या अधिक हो, तो दाब को कम किया जाता है, और दोनों की मोलों की संख्या समान हो तो दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या वेनाडियम पेंटाऑक्साइड या प्लेटिनम की उपस्थिति में ऑक्सीडाइज होकर SO2 क्या देता है, SO3 देता है। अब प्रश्न उठता है कि वेनाडियम पेंटाऑक्साइड का प्रयोग धड़ल्ले से आजकल किया जा रहा है, इसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कि प्लेटिनम बहुत महंगा धातु होता है, जिसके तुलना में वेनाडियम पेंटाऑक्साइड सस्ता है। दूसरी चीज, यह प्लेटिनम जो है आर्सेनिक के द्वारा जल्दी से आसानी से जहरीला हो जाता है, जबकि V2O5 नहीं, इसलिए आजकल V2O5 का ही प्रयोग किया जा रहा है। या याद रखिएगा, इसमें आर्सेनिक जो है अशुद्धि के तौर पे पाई जाती है, तो उसको हटाने के लिए फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। एक बार जेई में प्रश्न पूछा गया है कि कंटेक्ट प्रोसेस में आर्सेनिक को या आर्सेनियस ऑक्साइड अशुद्धि को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं बेटा जी, फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो आजकल प्लेटिनम के जगह पर V2O5 का प्रयोग किया जा रहा है। कोई पूछे क्यों, प्लेटिनम महंगा होता है, दूसरा काम किया आसानी से आर्सेनिक के द्वारा जहरीला हो जाता है, जबकि V2O5 नहीं। और V2O5 कैसा होता है, याद रखिएगा उभयधर्मी स्वभाव का होता है। तो आप इसको क्या बना लिए, आप देख रहे हैं कि SO3 बना और यह हमारा एक्सोथर्मिक रिजेक्शन हो रहा है, हीट भी निकल रहा है। अब स्टेप नंबर 3 में देखिए क्या होता है, SO3 को सांद्र H2SO4 लगभग 98% के द्वारा अवशोषित किया जाता है, तो ओलियम बनता है H2S2O7। कई बार यह फॉर्मूला पूछा गया है कि ओलियम का सूत्र बताओ, ओलियम का फॉर्मूला बताओ। ओलियम बनता है जिसे जल में मिश्रित करने पर 96 से 98% शुद्ध H2SO4 प्राप्त होता है। याद रखिएगा कितना प्रतिशत, 96 से 98% शुद्ध H2SO4 बनता है। यहां देखिएगा हमारा क्या है बेटा जी, यही SO3 है, और इसको H2SO4 के द्वारा, कॉन्क H2SO4 के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, और शोषित करते हैं। तो जब ही ये मिलता है, याद रखिएगा H2SO4 H2SO4 में SO3 एडिटिव रिएक्शन होता है, बस केवल जोड़ देना है। यहां देख रहे हैं हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 लिख दो, यहां सल्फर कितना हुआ 2 हो रहा है तो 2 लिख दो, और ऑक्सीजन 7 लिख दो। इसको कहते हैं ओलियम, ठीक है। या इसी का नाम बेटा जी क्या होता है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड ओलियम है। इसका सूत्र बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। अब इस ओलियम को क्या करेंगे, जल में हम घोलेंगे, जल में घोलेंगे। देखो H2S2O7 को हम लोग जल में घोलते हैं, जल में घोलेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होगा। H2O में घोलते हैं तो देखो क्या बन रहा है, H2SO4 बनेगा, 2 मोल H2SO4 बनेगा, यह बन गया हमारा क्या, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। और ये लगभग 96 से 98% प्योर होता है, याद रखिएगा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की यह सिद्धांत हो गया, याद रखिएगा। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आता होगा कि सर जी या SO3 को
को SO3 को डायरेक्ट जल में क्यों नहीं आप घुला दिए हैं, ठीक है, तभी तो H2SO4 बन जाएगा। हाँ, आपके दिमाग में ऐसा बात आ रहा होगा तो याद रखिएगा SO3 को H2O में डायरेक्ट मिलाने से कि मिलाया नहीं जाता है, क्योंकि यह प्रक्रिया हाईली एक्सोथर्मिक होती है और H2SO4 का डेंस फॉग, इसका फॉग प्राप्त होता है, इसका वाष्प प्राप्त होने लगता है और यह वर्करों के मुंह पे, चेहरा पे पड़ सकता है, जो एक खतरनाक प्रक्रिया हो सकती है, ठीक है, यह बहुत ही खतरनाक प्रोसेस हो सकती है। इसीलिए हमेशा SO3 को H2O में मिला करके H2SO4 नहीं बनाई जाती है। तो ये बात भी याद रखना है कि SO3 को H2O में मिलाकर H2SO4 बनाना खतरनाक होता है। कोई पूछे क्यों? क्योंकि H2SO4 का डेंस फॉग प्राप्त होगा जो वर्करों को जला सकता है, इसलिए ऐसा काम हम लोग नहीं करते हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलो, तो इसके हम अधिकतम उत्पादन के शर्त देखते हैं। H2SO4 के अधिकतम उत्पादन के क्या शर्त होंगे? H2SO4 तभी अधिक बनेगा, याद रखिएगा, जब SO2 अधिक बनेगा, ठीक है, सॉरी SO3 अधिक बनेगा। तो SO3 का उत्पादन जितना ही अधिक मात्रा में हम लोग करेंगे तो याद रखिए H2SO4 उतना ही ज्यादा मात्रा में बनेगा। तो SO2 से O2 संयोग करके SO3 बनाता है, याद रखिएगा, जो एक रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय तथा उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। अतः H2SO4 के अधिकतम उत्पादन के लिए अनुकूल शर्त क्या होना चाहिए कि ताप कम होना चाहिए। यदि ताप को बढ़ा देंगे तो याद रखिए पुनः SO3 टूट करके SO2 और O2 में बदल जाएगा, इसलिए ताप इसके लिए कम होना चाहिए। अनुकूल ताप 720 केल्विन माना गया है, ठीक है। दाब उच्च होना चाहिए, लगभग 2 से 3 ATM, वायुमंडलीय दाब 2 से 3 ATM होना चाहिए। तो दाब उच्च होना चाहिए, ताप कम होना चाहिए। तीसरी चीज, उत्प्रेरक की उपस्थिति होनी चाहिए। या रेट ऑफ रिजेक्शन को क्या करता है? बढ़ाने का काम करता है। एक्टिवेशन एनर्जी में परिवर्तन लाता है और रेट ऑफ रिजेक्शन को बढ़ाने का काम करता है। और चौथा बात याद रखेगा, SO2 गैस और O2 गैस को शुद्ध होनी चाहिए और इसकी सांद्रता बढ़ाते रहना चाहिए। जो ही इसकी सांद्रता बढ़ती रहेगी, याद रखेगा SO3 ज्यादा मात्रा में बनेगा, और जब SO3 ज्यादा मात्रा में बनेगा तो H2SO4 भी ज्यादा मात्रा में बनेगा। तो अधिकतम उत्पादन की शर्त एग्जाम में पूछे या ना पूछे, कहे कि कंटेक्ट प्रोसेस के द्वारा H2SO4 को उत्पादित करने के लिए निर्मित के सिद्धांत बताएं, तो उसमें इतनी बात आपको लिखना होगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले। चलिए हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं, इसका भौतिक गुण, रंग, रूप, आकार कैसा होता है। देखिएगा, शुद्ध अवस्था में याद रखिएगा यह H2SO4 कलरलेस होता है, मतलब पानी के तरह बिल्कुल इसका कोई रंग नहीं होता है। आइली डेंस लिक्विड होता है, यह तैलीय होता है, तेलीय गाढ़ा द्रव्य होता है तथा इसमें क्रोसिव नेचर का होता है, ठीक है। संक्षारक का गुण पाई जाएगी। देखिएगा, जमीन पर गिराएगा तो जमीन को खदकाने लगेगा, ठीक है, तो इसमें संक्षारक का गुण पाया जाता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 611 केल्विन, फ्रीजिंग पॉइंट 283 केल्विन होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी से प्रश्न पूछे ही नहीं जाते हैं, फिर भी आप इसे याद रखिएगा। इसका विशिष्ट घनत्व जो होता है, ठीक है, 1.84 ग्राम पर cm³ होता है, 298 केल्विन पे, याद रखिएगा, ठीक है। RTP पर इसका विशिष्ट घनत्व कितना होता है? 1.84 ग्राम पर cm³, ठीक है। H2SO4 बहुत ही वजनी होता है, ठीक है, बहुत ही इसमें डेंसिटी पाई जाती है। H बॉन्ड के निर्माण करने के कारण, देखो तो इसमें फोन है कि नहीं, हेडफोन है कि नहीं, अरे फोन है, हेडफोन है, और इस फोन से मतलब ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है, अर्थात ये H बॉन्ड बनाएगा। यह पानी के साथ H बॉन्ड का निर्माण करता है, इसलिए जल में घुलनशील होता है। और इस सांद्र H2SO4 को जल में मिलाने पर अत्यधिक ऊष्मा क्या करता है? रिलीज करता है, ठीक है, जिसे अम्ल का उछलन होता है, ठीक है, बंपिंग होने लगता है। जो ही एसिड को यदि पानी में एक बार मिला देंगे, बंपिंग होने लगती, उछलन लगता है कि भलभला रहा है, खौल रहा है, ठीक है, जिससे होती क्या है? बीकर आदि टूट जाती है। तो याद रखिएगा, हमेशा एसिड को तनु करने के लिए हमेशा एसिड को धीरे धीरे एसिड को हम लोग क्या करेंगे? पानी में ड्रॉप वाइज मिलाते हैं, ताकि यह घटना नहीं हो। तो कोई पूछे कि भाई क्या हो जाता है? एसिड को हम लोग जल में
जब मिलाते हैं तो अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे अम्ल का उछलन बंपिंग होता है, क्योंकि अपने हाइड्रेट का निर्माण करते हैं। कोई पूछे कि क्या बनाने लगते हैं, अपने हाइड्रेट बनाएंगे। जो ही इसको पानी में मिलाएंगे तो H2SO4 इंटू H2O बना लेगा। इसी प्रकार यह क्या बनाएगा, H2SO4 इंटू 2H2O बना लेगा। इसी प्रकार क्या बना सकता है, H2SO4 इंटू 3H2O बनाएगा। इसी को हाइड्रेट ऑफ H2SO4 के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें जल के अणु जुड़ने लगते हैं, इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि एसिड को डाइल्यूट करने के लिए हमेशा धीरे धीरे ड्रॉप वाइज ठंडे जल में इसको मिलाया जाता है। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं हो कि एसिड में एक बार पानी को मिला दे। डाइल्यूशन की प्रक्रिया आप मैट्रिक में पढ़ते हैं कि एसिड को तनु कैसे किया जाता है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे कि H2SO4 की विस्कोसिटी और बॉइलिंग पॉइंट अधिक होती है क्यों? ये क्यों गाढ़ा होता है, क्यों भारी होता है, क्यों इसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होती है? तो इसका कारण है मात्र H बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा, इसके स्ट्रक्चर को हम बना रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। क्या हम इस तरह से स्ट्रक्चर बना दे तो किसी बाबू को एतराज? एक और बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सॉरी, सिंगल बॉन्ड OH। ध्यान दीजिएगा, इस दो दिलों के बीच ये हाइड्रोजन किसका काम करेगा बेटा जी? ब्रिज का काम करेगा। देखिए, यह ब्रिज का काम कर रहा है, ये भी ब्रिज का काम कर रहा है। ये भी तो H बॉन्ड बना सकता है, ये भी तो H बॉन्ड बना सकता है, ये भी तो अन्य अणु के साथ H बॉन्ड बना सकता है। तो यह क्या बना लिया? H बॉन्ड बना लिया। क्या बना लिया? इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड बना लिया। इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड बना लेता है, H बॉन्ड बना रहा है। तो देखो, H2SO4 क्या करता है, अपने ही अणुओं के साथ H बॉन्ड का निर्माण करता है, जिसके कारण इसकी विस्कोसिटी और बॉइलिंग पॉइंट अधिक होती है। यह गाढ़ा होता है और H बॉन्ड को तोड़ने में अधिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। तो कोई पूछ दे कि H2SO4 की श्यानता अधिक होता है क्यों, तो आप बिल्कुल डायग्राम बनाइएगा। और कैसे हम समझेंगे कि हमारा H बॉन्ड सही है? दो उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं के बीच हाइड्रोजन होना चाहिए, याद रखिएगा। हमेशा दो दिलों के बीच में यह क्या करता है? मेडिएटर का काम करता है, अगुआ का काम करता है। दो दिलों के बीच, देख रहे हो, ऑक्सीजन के बीच क्या कर रहा है? या दो ऑक्सीजन के बीच में ये जोड़ने का काम कर रहा है। तो यह H बॉन्ड बना लिया, और H बॉन्ड बना लिया जिसके कारण इसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है, श्यानता बढ़ जाता है, गाढ़ापन बढ़ जाता है, और इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाती है। डायग्राम बनाना है, लिख देना है कि अपने अणुओं के साथ H बॉन्ड का निर्माण करता है, ठीक है, जिसके कारण इसकी श्यानता अधिक होती है, इसे तोड़ने में अधिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी उच्च होता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लें, इसको आप लिख लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, आइए अब हम लोग इसके केमिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है रासायनिक गुण। सबसे पहले हम लोग इसके एसिडिक नेचर को देखेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं अम्लीय प्रकृति। सबसे पहला बात याद रखिएगा, यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। इससे भी स्पष्ट होता है कि अम्ल है, एक प्रकार का मिनरल एसिड है, बहुत ही फेमस एसिड है। यह आयोनाइज्ड दो स्टेप में होता है। क्या होता है? यह आयोनाइज्ड होकर के हमको क्या देता है? H+ देता है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि अम्लीय स्वभाव का है। कितने स्टेप में आयोनाइज्ड होता है? तो याद रखना है, 2 स्टेप में आयोनाइज्ड होता है। कितने स्टेप में बेटा आयोनाइज्ड होता है? 2 स्टेप में आयोनाइज्ड होता है। इसको हम लोग समझेंगे। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि H2SO4 कितने स्टेप में आयोनाइज्ड होता है, और चूंकि लिखेंगे कि H2SO4 आयोनाइज्ड होकर H+ देता है, अतः यह अम्लीय स्वभाव का है। देखिए कैसे आयोनाइज्ड होता है 2 स्टेप में। यही हमारा H2SO4 है। H2SO4 है बेटा, इसको जब ही हम पानी में डालेंगे, यह सबसे पहले आयोनाइज होकर देता है H+, एक H+ देगा, और यह क्या देगा? हाइड्रोजन सल्फेट आयन देता है, HSO4- देता है। यह बहुत लार्ज क्वांटिटी में टूट करके H+ और HSO4- देता है। याद रखिए, इसी को हाइड्रोजन सल्फेट या बाई सल्फेट के हम लोग नाम से जानते हैं। और याद रखना, इस स्टेप का इसको K1 मान लेते हैं। इसको कहते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसका मान बहुत ज्यादा होता है, ग्रेटर देन 10 होता है, याद रखिएगा। तो फर्स्ट स्टेप में जब यह टूटता है तो इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का मान 10 से अधिक होता है। और पुनः देखो, यह HSO4 है, ठीक है,
या पुनः HSO4 आयोनाइज होकर क्या देगा, हमको क्या देगा बेटा, H प्लस देगा, पुनः H प्लस दे रहा है और क्या देगा, SO4 देगा, -2 देगा। यह सल्फेट आयन देता है, याद रखिएगा। इसको हम मान लेते हैं, इसको कहते हैं, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसको Ka2 मानते हैं। कोई पूछे K1 क्या है, Ka2 क्या है, तो कहना याद रखना इसको कहते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसका मान कम होता है, लगभग 1.2 गुणे 10 के पावर -2 के करीब होता है। तो याद रखिए फर्स्ट स्टेप का डिसोसिएशन कांस्टेंट अधिक होता है, सेकंड स्टेप की डिसोसिएशन कांस्टेंट कम होता है। तो कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि हमेशा याद रखें K1 का मान हमेशा अधिक होता है Ka2 का, ठीक है। ये कई बार पूछा गया है कि H2SO4 जब आयोनाइज होता है तो फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट जो इसका होता है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का मान जो होता है अधिक होता है, दूसरे का एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का मान कम होता है। एक और चीज आप याद रखिएगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे बता दें। देखिएगा बेटा जी, इसको कहते हैं हम लोग एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। Ka का मान बढ़ता है तो याद रखिएगा STRENGT, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, एसिड की शक्ति भी क्या होती है, बढ़ती है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, एसिड की शक्ति भी बढ़ेगी। और एक होता है Kb, जिसको कहते हैं मेरे भाई जी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। इसका मान बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ ऑफ बेस बढ़ता है। तो याद रखिएगा जिस एसिड का Ka का मान अधिक होगा उसकी शक्ति अधिक होगी, जिस बेस का Kb का मान अधिक होगा उस बेस की शक्ति अधिक होगी। उसी की विपरीत एक होता है pKa वैल्यू, ठीक है, pKb वैल्यू, जिसकी चर्चा करेंगे। pKa वैल्यू जो होता है, pKa वैल्यू का मान जितना ही बढ़ेगा एसिड की शक्ति उतना ही घटेगी। pKb वैल्यू का मान जितना ही बढ़ेगा उस क्षार की शक्ति उतना ही घटेगी। तो याद रखना है आपको कि इसके फर्स्ट स्टेप जो है 2 स्टेप में आयोनाइज होगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप का एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का मान अधिक होता है और सेकंड वाले का कम होता है। ये आयोनाइज होकर क्या देते हैं, H प्लस देते हैं, अतः ये अम्लीय स्वभाव के हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके अम्लीय गुण को हम लोग प्रूफ कर दें। आप अम्ल की प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि यदि यह रिएक्टिव मेटल से रिजेक्शन करके क्या अपना साल्ट बनाए और हाइड्रोजन गैस मुक्त करे तो समझेंगे कि वह उसमें अम्ल की गुण मौजूद है, ठीक है। दूसरी चीज पढ़े कि यह क्षार से रिजेक्शन करे या बेस से रिजेक्शन करे तो अपना साल्ट बना ले तो समझेंगे कि क्या है, इसमें अम्ल की प्रॉपर्टी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं रिजेक्शन विथ एक्टिव मेटल। ग्रुप 1 के धातु हो, ग्रुप 2 का धातु हो, ठीक है, जिंक हो, एल्युमिनियम हो, ये सभी धातुओं से H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 रिजेक्शन करके अपना साल्ट बनाते हैं। याद रखिएगा सबसे पहला बात कि जो ही रिजेक्शन करेगा रिएक्टिव मेटल से अपना साल्ट बनाएगा। साल्ट में क्या बनाएगा भाई, अपना सल्फेट बनाएगा, मेटल सल्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा, मेटल सल्फेट बनाएगा। मेटल सल्फेट बनाता है और क्या मुक्त करेगा भाई, हाइड्रोजन मुक्त करेगा। यही तो अम्ल की प्रॉपर्टी है। अब देखो रिजेक्शन को कैसे कराते हो, यहां सोडियम धातु ले लो, ठीक है, और ठीक है H2SO4 से रिएक्शन करा दो। H2SO4 किस फॉर्म में लेना है, डाइल्यूट फॉर्म में। अब देख बेटा जी, यह डिस्प्लेसमेंट रिजेक्शन होता है। यह क्या निकल गया, Na2SO4 संतुलित करने के लिए 2 मोल ले लें। क्या यहां देखो तो सोडियम सल्फेट बन गया कि नहीं, Na2SO4, और हाइड्रोजन गैस बाहर कर रहा है कि नहीं। अरे कोई दिक्कत है, इसी का तो नाम होता है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट होता है। इसी प्रकार तुम मैग्नीशियम से रिजेक्शन करा दो। अब इसी रीति के अनुसार यह क्या करेगा, लिथियम से रिजेक्शन करेगा। इसी रीति के अनुसार यह सोडियम से रिएक्शन करेगा। ग्रुप 1 के जो भी तत्व अपना सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। मैग्नीशियम से रिजेक्शन करा दो H2SO4 का, या डाइल्यूट H2SO4 से रिजेक्शन करा दें, तब क्या बना लेगा। देखो भाई मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, भी डिस्प्लेसमेंट रिजेक्शन बना रहा है। मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। बिल्कुल आसान रिजेक्शन है। इसी प्रकार कोई भी ग्रुप 2 का तत्व हो, कैल्शियम हो, स्ट्रोंशियम हो, सबसे रिजेक्शन करके अपना सल्फेट बनाएगा। जिंक ले सकते हो तो जिंक ले लो, और यहां डाइल्यूट H2SO4 का तुम प्रयोग कर दो। बेटा जी यहां ध्यान दो, ठीक है। रिएक्टिव मेटल किसको कहेंगे, आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम रटवाए थे, ठीक है। लिखने को बेटा क्या नहीं, मगर आलसी जिंदगी के क्रम में फिर क्रोधी निगाहों का सन्नाटा प्रबल है। क्यों, इसी हज पर आएगी ब्रिटिश कोलिनाइजर की आमादा फ्लाइट। जो तत्व हाइड्रोजन के नीचे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में होते हैं वे
वे डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करके कभी भी हाइड्रोजन मुक्त नहीं करते हैं, याद रखिएगा। कोई पूछे कि कॉपर से रिएक्शन करके H2SO4 के हाइड्रोजन मुक्त करेगा, कहेगा ना। चांदी करेगा ना, सोना करेगा ना, Hg करेगा ना। तो क्वाइनेज मेटल और Hg ही ये चार ऐसे धातु हैं मेरे भाई जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे होते हैं। यदि ये डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करते हैं तो कभी भी हाइड्रोजन मुक्त नहीं करेगा। देखो क्या बना लेगा भाई, देखो कैसे इसकी दुल्हनियां इसके साथ चली गई भैया, तो क्या बना लिया ZnSO4 प्लस H2 बना लिया। इसी प्रकार एल्युमिनियम का रिजेक्शन तुम करा लेना। कोई पूछे एल्युमिनियम से रिजेक्शन कराओ, किससे? H2SO4 का करा लोगे, एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा। एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा 3 मोल ले लेना, एल्युमिनियम सल्फेट बना देना, हाइड्रोजन निकल जाएगा बाहर। करा सकते हो। याद रखिएगा यहां बात, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नीचे कौन कौन धातु होते हैं, ठीक है? कॉपर है, Ag है, Au है, Hg है। यह डाइल्यूट एसिड से H2 मुक्त नहीं करते हैं, H2 मुक्त नहीं करेगा। यदि यह H2SO4 से रिएक्शन करा दिया जाए इसका, तो इसके सल्फेट में इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। कॉपर को कॉपर सल्फेट बना देगा, चांदी को चांदी का सल्फेट बना देगा, ठीक है? मरकरी को मरकरी का सल्फेट बना देगा, याद रखिएगा। पीबी को पीबी का सल्फेट बना देगा, याद रखिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले, इसी रीति के अनुसार आपको रिएक्शन कराना है, इसका स्क्रीनशॉट ले, यह भी याद होना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जितनी बातें पढ़ाई गई हैं निश्चित रूप से आपको याद होना चाहिए, ठीक है? यदि आप एग्जामिनेशन में बेहतर करना चाहते हैं तो शिद्दत के साथ पढ़ाई कीजिए, एक एक मिनट अपना यूज कीजिए, नहीं तो आगे चलने के बाद आपको दिक्कत होगा। नोट कीजिए इसे। चलिए तो हम लोग बेस से रिएक्शन देखें। आप जानते हैं एसिड बेस रिएक्शन कितना फास्ट होता है। एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा, आंखों ही आंखों में एसिड बेस हो गया। आपको ऑर्गेनिक में ट्रिक बताए थे कि एसिड बेस में रिएक्शन जो होता है बहुत फास्ट होता है, ठीक है? तो देखिए ये एसिड जो होता है H2SO4, यह क्षार से रिएक्शन करके दो तरह के अपना साल्ट बनाता है। एक नॉर्मल सल्फेट बनाएगा, मतलब उसमें SO4 रेडिकल दिखाई देगा, और एसिडिक सल्फेट बनाएगा। एसिडिक सल्फेट का मतलब जिसमें HSO4 माइनस दिखाई देगा, मतलब हाइड्रोजन सल्फेट दिखाई देगा, बाइसल्फेट दिखाई देना चाहिए। ये दो तरह का सल्फेट अपना बनाते रहता है। एक एग्जांपल देके आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 नंबर में देख लीजिए। यही हमारा क्या है, NaOH है, क्षार है बेटा जी, NaOH है, या H2SO4 है, हमारा H2SO4 है। हम नॉर्मल सल्फेट बना रहे हैं, देखो तो Na प्लस OH माइनस, तोड़ना जानते हो, प्लस माइनस तोड़ना जानते हो, ठीक है? अब देखो होता क्या है भाई जी, यह क्या करेगा, सोडियम क्या करेगा, इस सोडियम राजकुमार क्या करता है, कहता है सल्फेट आजा मेरे पास। यह देखो तो क्या बना लिया, Na2SO4 सोडियम सल्फेट बन गया। संतुलित कर दो, 2 मोल ले लो, किसी को दिक्कत है? अब देख मेरे भाई जी, यह क्या बना, यहां देख रहे हो 2 हाइड्रोजन है और यहां कितना, 2 OH है। ऐसे समझो 2 OH है, 2 OH है और 2 हाइड्रोजन है, और 2 हाइड्रोजन है भाई जी, 2 हाइड्रोजन है। तो देखो तो क्या बन रहा है, एक हाइड्रोजन इसमें से ले लो H2O, एक हाइड्रोजन इसमें ले लो H2O, तो क्या बाहर निकल जाएगा भाई, कहना कि 2 H2O निकल जाएगा भाई। तो यहां क्या बन गया, सोडियम सल्फेट बन गया, सोडियम सल्फेट बन गया। इसी प्रकार यह KOH से रिएक्शन करता तो क्या बनाता, पोटेशियम सल्फेट बना लेता। तो इसी रीति के अनुसार इसी तरह रिएक्शन कराना है। ये तो नॉर्मल हमारा साल्ट बना। एक एसिडिक सल्फेट कैसे बनता है, B नंबर में ध्यान दीजिएगा कैसे हम एसिडिक सल्फेट बना रहे हैं। यही हमारा क्या है बेटा जी, NaOH, कास्टिक सोडा कहते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी रिएक्शन कराते हैं H2SO4 से, बिल्कुल पॉजिटिव के साथ निगेटिव, निगेटिव के साथ पॉजिटिव को सटा देना है। देखो तो ये पॉजिटिव पार्ट, ये निगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, ये निगेटिव पार्ट। अब देखो छोटू, यहां से हम ले लेते हैं जल निकाल दो, H, और एक यहां से एक H निकाल दो। तो देखो तो यहां क्या निकल गया, H2O निकल गया, क्या निकल गया, और यहां देखो Na प्लस और यहां HSO4 बचा, HSO4 रेडिकल बचा। तो यहां बन गया बेटा जी NaHSO4, इसी को कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बना, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। यह साबित कर देता है कि H2SO4 के पास अम्ल की गुण है, क्योंकि यह क्षार को क्या कर देता है, उदास, क्षार से रिएक्शन करके साल्ट बना लेता है, क्षार से रिएक्शन करके साल्ट बना लेता है। यह समझाने के लिए मैंने निगेटिव पॉजिटिव दिया कि हमेशा निगेटिव के साथ पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ निगेटिव को सटाना है। आप मैट्रिक्स से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ के आए हैं तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले, हम लोग पढ़ेंगे
साल्ट से रिजेक्शन कैसे करता है, फटाफट स्क्रीनशॉट लें। चलिए हम लोग देखते हैं रिजेक्शन विथ साल्ट, जैसे NaCl, KCl, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ये साल्ट से रिजेक्शन करके क्या बनाता है, याद रखिए, ये साल्ट से रिजेक्शन करके मोर वोलाटाइल, मोर वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, मोर वोलाटाइल एसिड का निर्माण करता है, मोर वोलाटाइल एसिड का निर्माण करता है। ध्यान दीजिएगा कि कैसे यह मोर वोलाटाइल अपने तुलना में ज्यादा वाष्पशील अम्लों का निर्माण करता है। ध्यान से देखिए कैसे यह अम्लों का निर्माण कर रहा है। बेटा जी हम कैल्शियम फ्लोराइड ले लेते हैं CF2 और यहां हम H2SO4 से रिएक्शन करा देते हैं। ध्यान दीजिए कि क्या बनने वाला है, क्या बनने वाला है H2SO4 से, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा बेटा जी। SO4 पर क्या होता है बेटा जी, निगेटिव, ठीक है, और इस पर क्या होगा, पॉजिटिव। ध्यान दीजिएगा, समझने वाली बात है। कैल्शियम पर क्या होगा, पॉजिटिव, फ्लोरीन पे क्या होगा, निगेटिव। मतलब हर फॉर्मूला में प्रथम पार्ट पॉजिटिव, दूसरा पार्ट निगेटिव, प्रथम पार्ट पॉजिटिव, दूसरा पार्ट निगेटिव, पहले मर्द उसके बाद मेहरारू, पहले मर्द उसके बाद मेहरारू, हमेशा मेल पहले फीमेल बाद, मेल पहले फीमेल बाद होता है। नहीं समझ में आए तो ऐसे आपको समझना है। और मेल के साथ कौन रहेगी, फीमेल रहेगी। तो भैया क्या करेंगे हम लोग, देखो तो, अब देखो तो क्या हो रहा है, इसको हम ऐसे कर दें, क्या निकल जाएगा, हमारा कैल्शियम सल्फेट निकल गया, कैल्शियम सल्फेट निकल गया, हमारा साल्ट बना लिया। और यह 2HF क्या कर लिया भाई जी, यह हमारा 2HF बना दिया, हाइड्रोजन फ्लोराइड बना लिया। और इस अम्ल का प्रयोग ग्लास पे इचिंग करने के लिए किया जाता है। यह क्या होता है, मोर वोलाटाइल होता है, मोर वोलाटाइल होता है, मोर वोलाटाइल होता है। NCERT का प्रश्न भी है कि कैल्शियम फ्लोराइड H2SO4 से अभिक्रिया करके बनाएगा, ठीक है, तो क्या बनाएगा, मोर वोलाटाइल एसिड बनाएगा। आप चाहें तो आप इसको हटा सकते हैं, इस पॉजिटिव पार्ट को हटा दीजिए, कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, कहीं दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए कि कैसे रिजेक्शन होता है भाइयों बहनों, यहां ध्यान दीजिएगा। यदि हम ले लें क्या, यहां ले लें NaCl को ले लें, NaCl को ले लें, यहां H2SO4 को ले लेते हैं, नमक ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस पे देखो पॉजिटिव पार्ट या निगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट या निगेटिव पार्ट देख रहे हो। अब क्या होगा बेटा जी, यहां देखो एक Na और यहां से HSO4 ले लो, यहां बना लेता है NaHSO4, यह सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बना लेता है। और इसका पॉजिटिव, इसका निगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका निगेटिव, यहां क्या बना लिया हमारे भाई जी, HCl बना लिया या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लिया। इसी प्रकार तुम रिजेक्शन करा दोगे KNO3 से, कोई साल्ट ले लो तुम, H2SO4 से रिजेक्शन कराओगे, उसी प्रकार से हम कराएंगे। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। अब देखो क्या करना है हमको, इससे कर लो भाई, यहां से एक H ले लो और यहां से NO3 ले लो, तो यहां क्या बन जाएगा, HNO3, जिसको हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या बना बेटा जी, नाइट्रिक एसिड बना, क्या बना, नाइट्रिक एसिड बना, नाइट्रिक एसिड बना। यहां ध्यान दीजिएगा, नाइट्रिक एसिड बना, जिसको हम लोग एक्वा फोर्टिस के भी नाम से जानते हैं। और क्या बना, यहां से देखिएगा KHSO4 बन गया, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। तो इस तरह से रिएक्शन को हम लोग समझते चलेंगे। इसी प्रकार हम क्या कराएंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। यहां देखो ये सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन है। थोड़ा सा इस पेज को हम ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान देना। ये देखो NaHCO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaHCO3, यही खाने वाला सोडा है। याद रखिएगा ये किस नेचर का होता है भाई, बेसिक नेचर का होता है। और ये क्या है, H2SO4, ये अम्लीय स्वभाव का है। तो अम्ल और भस्म में जब रिजेक्शन होगी तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। अब देखो तो कैसे तोड़ते हैं, HCO3 निगेटिव पार्ट, इस पर पॉजिटिव पार्ट, इस पर पॉजिटिव पार्ट, इस पर निगेटिव पार्ट, तो इसके पॉजिटिव पार्ट, इसका निगेटिव पार्ट एक साथ आएगा, याद रखिएगा। और इसका निगेटिव पार्ट और इसका पॉजिटिव पार्ट, इसका
निगेटिव पार्ट याद रखेगा, इसका पॉजिटिव पार्ट एक साथ आएगा। ठीक है, तो देखो क्या बना रहा है मेरे भाइयों बहनों, यहां देखो, यहां HSO3 और यहां से ले लो हमारा H, एक H लेना है आपको। तो यहां क्या बन गया, ध्यान से सुनना, यहां बना हमारा H2CO3, इसी को कार्बोनिक एसिड कहते हैं, कार्बोनिक एसिड कहते हैं, कार्बोनिक एसिड कहते हैं, अनस्टेबल एसिड होता है याद रखिएगा। और क्या बन गया यहां हमारा Na बचा और HSO4, यहां बन गया हमारा NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बना। पुनः याद रखिएगा यह चाहे तो डिकम्पोज हो जाएगा और डिकम्पोज होकर क्या देगा हमारा H2O प्लस CO2 देता है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ सोडियम बाइकार्बोनेट H2SO4 से रिजेक्शन करता है, ठीक है, तो देता है, ऑप्शन में दे दिया था H2O प्लस CO2, चूंकि रिजेक्शन करता है तो मोर वोलेटाइल हमारा एसिड बनाता है H2CO3, यह टूट करके H2O प्लस CO2 देता है। तो आप इतना ही लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आप चाहें तो किसी भी साल्ट से रिएक्शन कराकर आप आसानी से मोर वोलेटाइल एसिड का निर्माण कर सकते हैं। तो इसे नोट कीजिए, हम लोग इसकी अगला चर्चा करते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी का। चलिए तो हम लोग इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी की चर्चा करते हैं, जिसको हम लोग डिहाइड्रेटिंग एक्शन के नाम से जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। H2SO4 में सबसे महत्वपूर्ण इसके डिहाइड्रेटिंग एक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब निर्जलीकारक का गुण, जल अवशोषित करने का गुण। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग देखे थे करता क्या था, किसी भी कंपाउंड के जाबड़े से H2O को खींच लेता था। जैसे फॉर्मिक एसिड यदि कौन के H2SO4 की उपस्थिति में गर्म कर दिया जाए तो क्या करेगा, यह प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो फॉर्मिक एसिड के जाबड़े से जल को खींच लाता है, केवल जल को निकाल दो, ज्यों का त्यों लिख दो। देखो तो क्या निकल रहा है बेटा जी, H2O निकल गया बाहर और क्या निकल बचा, कार्बन मोनोऑक्साइड बचा। तो ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और जल बनता है। एक नोट में बात याद रखेंगे, आपको हम H2 कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर जब पढ़ाए थे वहां बताए थे, हीटिंग इफेक्ट पढ़ाए थे वहां बताए थे। तो पूरी हीटिंग इफेक्ट, पूरी रिडक्शन, पूरी मेरे भाई ऑक्सीडेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक साथ आपको याद होना चाहिए। तमाम नारे आपको याद होना चाहिए। लाहा फंक्शनल ग्रुप करेगा आहा, रेड फास्फोरस चाहिए आता है तो उसकी नारा बताए थे, जो जो भी टकराएगा एल्केन बन जाएगा। तो पूरी नारा, पूरी रिडक्शन, पूरी ऑक्सीडेशन और हीटिंग इफेक्ट आपको याद होना चाहिए यदि जीवन में कुछ करना चाहते हैं। तो यहां ध्यान देना, यही फॉर्मिक एसिड है, यदि इसको ऐसे ही गर्म किया जाए तो आपको बताए थे कि यदि इसको फॉर्मिक एसिड को ऐसे ही हम लोग गर्म करेंगे तो इससे हाइड्रोजन गैस निकलता है और बाकी चीज ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा और यहां CO2 निकलता है। ये कई बार पूछा गया है कि यदि फॉर्मिक एसिड को ऐसे ही गर्म करेंगे तो हाइड्रोजन और CO2 देता है, और कौन के H2SO4 देखना है तो जाबड़े से जल को खींच करके बाहर निकाल देना है। ऑक्जेलिक एसिड से भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसके भी जाबड़े से क्या करो तुम, जल को निकाल दो। यहां जल को मैंने निकाल दिया, देखो तो जल को निकाल दिया, H2O को निकाल दिया। अब क्या बन रहा है, यहां देखो, यहां कार्बन मोनोऑक्साइड बच रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड लिख दो। यहां क्या बच रहा है, CO2 बच रहा है तो यहां CO2 लिख दो। तो पता चला CO2 CO प्लस H2O बन जाता है। ठीक है, इसको देखो बेटा जी, इसको कहते हैं कॉपर सल्फेट। क्या कहते हैं, CuSO4 × 5H2O। इसी को हम लोग ब्लू विट्रॉल के नाम से जानते हैं। किस कलर का होता है, ब्लू विट्रॉल। इसी को नीला कशिश कहते हैं, इसको ब्लू स्टोन के भी नाम से हम लोग जानते हैं। यदि हम लोग क्या करें, इसको भी कॉन्क H2SO4 की उपस्थिति में गर्म कर दें तो इसके भी जाबड़े से जल को खींच लाएगा और इसको एनहाइड्राइड बना देगा। याद रखें, बिना पानी वाला बना देगा, बिना लाज वाला बना देगा। ध्यान से सुनना, तो इसको क्या बनाएगा, CuSO4 प्लस 5H2O को बाहर निकाल देता है। ध्यान से सुनना, ये किस कलर का होता है, या व्हाइट कलर का होता है। याद रखना, किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। ये कॉपर सल्फेट, या इसी को कहेंगे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब देखो ये चीनी है, ये कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। चीनी को कोई भी डाइसैकेराइड्स हो, कोई भी मोनोसैकेराइड्स हो, इसको कौन के H2SO4 की उपस्थिति में हम गर्म करते हैं तो याद रखिएगा वो पानी को, इसके जाबड़े से पानी को खींच लेता है और कार्बन बच जाता है। तो यहां क्या बनेगा, याद रखिएगा, यहां कार्बन बनेगा, यहां कार्बन बन जाएगा भाई, कार्बन बनता है, इसी को सुगर चालकोल कहते हैं, और जल बाहर निकल जाता है। समीकरण को बैलेंस कर दो, यहां ऑक्सीजन 11 दिखाई दे रहा है, 11 जल ले लो, हाइड्रोजन हो गया हमारा 22, इसी को कहते हैं सुगर चारकोल। क्या कहते हैं, सुगर
चारकोल कहते हैं, ठीक है, या शुगर चारकोल कहते हैं। चीनी को जब ही आप जलाइएगा उसमें चीनी जलने की गंध आने लगती है, तो ठीक है, तो जब ही H2SO4 को हम लोग चीनी पे डालते हैं चीनी जलने का गंध आने लगती है, इसको हम लोग चेयरिंग ऑफ शुगर के नाम से जानते हैं। तो इस घटना को हम लोग कहते हैं चेयरिंग ऑफ शुगर के नाम से जानते हैं, चेयरिंग ऑफ शुगर के नाम से जानते हैं। चीनी का जलना, चीनी के जलता है तो चीनी में जो गंध उत्पन्न होती है उसी को हम लोग कहते हैं चेयरिंग ऑफ शुगर, याद रखिएगा। तो क्या बना लिया, शुगर चारकोल बना लिया, या कार्बन का पीपीटी दिया और इसको बैलेंस करने के लिए 12 कर दो, ठीक है। इसी आधार पे हम कुछ आपको प्रश्न दे रहे हैं, आपको इसको कंप्लीट करना है, ध्यान दीजिएगा। यदि कह दे कि कंप्लीट द रिजेक्शन, अब पढ़ के आए हो अल्कोहल में कि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन रिजेक्शन पढ़े हो, किया एलिमिनेशन रिजेक्शन में भी बताए थे कि करता क्या है कौन के H2SO4, या इस OH को तो बाहर निकालेगा ही, यह बीटा कार्बन से क्या कर देता है, H को बाहर निकाल देता है। तो यहाँ H2O तो बाहर निकल जाता है भाइयों, और बच क्या गया, यहाँ CH2 बचा, यहाँ CH2 बचा, तो यहाँ क्या बन गया, इथीन बन गया। और पॉलीथीन तो इथीन का ही बहुलक होता है, कच्चे फलों में हार्मोन के रूप में पाया जाता है, ये याद रखिएगा। इसी प्रकार आपको बताए थे कि टेम्परेचर को बिलो कर दोगे 140 डिग्री सेल्सियस तो एक्सेस अल्कोहल से भी जल निकल जाएगा और ये ईथर का निर्माण करेगा। इसको आप पुनः भरिएगा, ठीक है। पुनः भी यहां दे रहे हैं मोनोसैकेराइड्स दिए हैं, डेक्सट्रोज दिए हैं, हम यहां ग्लूकोज दिए हैं, इसको भी कौन के H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाए तो ये भी कार्बन का निर्माण करेगा, चारकोल शुगर चारकोल बनाएगा और जल बाहर निकल जाएगा। इसको भी आप बैलेंस करने के लिए 6 H2O कर दीजिएगा, यहाँ 6 कार्बन कर दीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये 2 सवाल यदि चीनी पढ़ के आए हो, ग्लूकोज दे दे, फ्रुक्टोज दे दे, कोई भी आप कार्बोहाइड्रेट दे दे और कौन के H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करोगे तो क्या बनाएगा, कार्बन बनाएगा, चारकोल बनाएगा, शुगर चारकोल बनाएगा, और क्या बनाता है मेरे भाई, जल बाहर निकल जाता है, इसके जाबड़े से जल को खींच लेता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी की चर्चा करें जिसको ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑक्सीकारक के गुण, ठीक है। यह क्या करता है, ऑक्सीजन मुक्त करता है, जिसके कारण यह हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करता है। गर्म और सांद्र H2SO4 वियोजित होकर नवजात ऑक्सीजन, वह ऑक्सीजन जो एटम के फॉर्म में हो उसको नवजात ऑक्सीजन कहते हैं, याद रखिएगा, देता है, अतः यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करता है, ध्यान दीजिएगा। यही H2SO4 है बेटा जी, H2SO4 है। यदि इसको हम लोग क्या कर देंगे, कौन के H2SO4 है, सांद्र H2SO4 है, याद रखिएगा। इसको यदि हम गर्म करेंगे तो यह SO2 देगा, यह H2O देगा और हमारा नवजात ऑक्सीजन देता है। और यही नवजात ऑक्सीजन जो दे रहा है ये ऑक्सीडाइज, किसी भी पदार्थ को ऑक्सीडाइज करने का काम करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा यही नवजात ऑक्सीजन देने के कारण यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य करता है। अब प्रश्न आता है कि ये किन-किन चीजों को कैसे ऑक्सीडाइज करेगा, इतनी बात को दिमाग में बैठाना है। रिजेक्शन लिखना बिल्कुल आसान होता है मेरे भाइयों बहनों, कहीं दिक्कत होने नहीं देंगे हम तुमको, ध्यान से सुनना। ये कौन के H2SO4 जो है फास्फोरस को, याद रखना है कि यह फास्फोरस को H3PO4 में या फास्फोरिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है। यह कार्बन को CO2 में ऑक्सीडाइज कर देता है, याद रखना है। कोई रिजेक्शन कहे तो लिखो तो कहना C प्लस H2SO4, अब याद रखना है CO2 अब प्लस इतना बात को उतार देना है SO2 प्लस H2O, SO2 प्लस H2O। कोई पूछे कि बताओ यह फास्फोरस को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा, तो H3PO4 रिजेक्शन कैसे लिखोगे, तो लिखोगे P4 प्लस H2SO4 इज इक्वल टू लिखना है H3PO4 अब प्लस इन दोनों को उतार देना है SO2 प्लस H2 और समीकरणों को बैलेंस कर देना है। इतना याद होना चाहिए कि यह क्या करता है, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड कार्बन को CO2 में ऑक्सीडाइज कर देता है, H2S को सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देता है, सल्फर को SO2 में ऑक्सीडाइज कर देता है, याद रखिएगा। H2S को सल्फर में और सल्फर को SO2 में ऑक्सीडाइज कर देता है, याद रखिएगा, ठीक है। लेस रिएक्टिव मेटल जैसे कॉपर हुआ, Ag हुआ, Hg हुआ, Pb हुआ, यह याद रखिएगा, यह H2SO4 इसको ऑक्सीडाइज करके मेटल सल्फेट में बदल देता है, मेटल सल्फेट में बदल देता है। यदि कॉपर रिजेक्शन करेगा तो कॉपर सल्फेट बना लेगा, सिल्वर करेगा तो सिल्वर का सल्फेट बनेगा, मरकरी करेगा तो मरकरी का सल्फेट बनेगा, पीबी करेगा तो पीबी का सल्फेट बनेगा। तो इस तरह से रिजेक्शन को हम लोग याद रखते हैं, ठीक है।
क्या करेगा, फास्फोरस को ऑक्सीडाइज करके H3PO4 बनाता है, कार्बन को ऑक्सीडाइज करके CO2 बनाता है, या H2S को ऑक्सीडाइज करके सल्फर बनाएगा, ठीक है, सल्फर को ऑक्सीडाइज करके SO2 बनाता है। याद रखिएगा, यह HBr को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाता है, यह ब्रोमीन में ऑक्सीडाइज कर देगा, HI को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देगा। लेकिन एक बात याद रहे, यह HCl को ऑक्सीडाइज नहीं करता, HCl को ऑक्सीडाइज्ड नहीं करता है, ऑक्सीडाइज नहीं करता है। इतनी बात को याद रखना है। रिएक्शन लिखना तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। रिएक्शन लिखना हम तुमको सिखा रहे हैं कि रिएक्शन को एग्जाम में कैसे लिखोगे, यदि आ गया तो। भविष्य में कोई एग्जाम में आ जाए तो कैसे लिखोगे, लिखने के तरीका H2SO4 प्लस C इज इक्वल टू क्या लिखोगे, CO2 आप प्लस जोड़ देना है SO2 प्लस H2O और रिजेक्शन को संतुलित कर देना है। बिल्कुल इतना सा आसान काम करना है, रिजेक्शन तुम्हारे मुट्ठी में आ जाएगी। लगेगा कि केमिस्ट्री बिल्कुल आसान सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तुम्हारे दिलो दिमाग में हम केमिस्ट्री भरना चाहते हैं, तुम्हारे खून में केमिस्ट्री के लेवल को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तैयार रहो और मन लगा के पढ़ो, ध्यान से सीखो। ठीक है, कोई चीज भारी नहीं होता है, बशर्ते कि पढ़ाने वाले शिक्षक और पढ़ने वाले बच्चे उस चीज को सही ढंग से पढ़ें। तो इसका स्क्रीन शॉट ले आगे बढ़ा रहे हैं कि कैसे रिजेक्शन होती है, कैसे ऑक्सीडेशन की क्रिया हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, देखो ऑक्सीडाइज नहीं करता है, लेकिन बेटा लिख दीजिएगा ऑक्सीडाइज नहीं करता है, ऑक्सीडाइज नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ाएं, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। देखिए अब रिजेक्शन हम लिख रहे हैं, जैसे फास्फोरस का रिजेक्शन दे दे कि H2SO4 से कैसे करता है, तभी बताएं कि ये फास्फोरस से कैसे रिजेक्शन करेगा। ये फास्फोरस को ऑक्सीडाइज करके बनाता है, H3PO4 बना लेता है और आपको क्या लिख देना है, SO2 लिखना है, अब प्लस H2O लिखना है। और नवजात ऑक्सीजन यूज कहां हुआ है, इसी फास्फोरस को ऑक्सीडाइज करने में, तो नवजात ऑक्सीजन नहीं लिखना, अब इसको संतुलित करना होगा। इसी प्रकार कार्बन को क्या करेगा, ठीक है, ये H2SO4 क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करके CO2 बनाता है, तो CO2 लिख दो, प्लस क्या लिखोगे, SO2 लिख दो, प्लस H2O लिख दो। कितना आसान है समीकरण को लिखना, बैलेंस कर दो। इसी प्रकार H2S को क्या करता है, ये H2S को सल्फर में ऑक्सीडाइज कर देता है, फिर SO2 लिख दो प्लस H2O लिख दो। किसी को दिक्कत है क्या, बोलो। इसी प्रकार यह क्या करता है, सल्फर को, इसी को याद रखना है, इसी को याद रखना है भाई जी, यह सल्फर H2SO4 को SO2 में, केवल SO2 में ऑक्सीकृत कर देता है। तो यहां SO2 लिखना है और यहां जल लिखना है, इसी पर ध्यान लिखना है। इसी प्रकार यह कॉपर को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करके कॉपर सल्फेट बना लेगा, कॉपर सल्फेट बना लेगा। उसके बाद क्या बनाएगा, SO2 बनाएगा, उसके बाद क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। अब इसको संतुलित कर दिया जाए। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा, फास्फोरस हमारा 4 है, 4 मोल है बेटा जी, तो यहां भी हम 4 मोल फास्फोरस ले लेते हैं। यहां देख रहे हैं कि हमारा अब सल्फेट हो गया हमारा, यहां ले लेते हैं हम 10 H2SO4 ले लेते हैं। तो यहां ध्यान दो, सल्फर हमारा हो गया 10 हो गया सल्फर, तो यहां हमारा सल्फर कितना दिखाई दे रहा है, कहीं सल्फर है, यहां है, तो इसको भी हम 10 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो हमारा हाइड्रोजन कितना हो रहा है बेटा, यहां हाइड्रोजन हो रहा है 20 हो रहा है, तो यहां हो रहा है हमारा कितना, 4 तिहाई 12, 12 में कितना जोड़ेंगे तो 20 होगा 8, तो यहां हम 4 ले लेते हैं, 4 दूनी के 8, 8 और 12 20 हो गया। ऑक्सीजन की बारी आएगा, यहां 10 चौका 40 हो गया, यहां 2 4 चौका 16, 16 16 4 20 20 40 हो गया। समीकरण हमारा संतुलित हो गया। यहां देखो हम कार्बन CO2 ले रहे हैं, यहां 2H2SO4 ले लो, यहां देख रहे हैं कि हाइड्रोजन 2 4 हुआ, तो यहां हाइड्रोजन 2 4 कर दो। यहां कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, सल्फर यहां 2 हो रहा है, यहां सल्फर 2 कर दो। ऑक्सीजन अब कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, तो यहां 2 4 6 6 2 8 हो गया। समीकरण संतुलित हो गया। देखो कितने आसानी से हम बैलेंस कर रहे हैं। यहां देखो H2SO4 लिए हो, यहां हमारा सल्फर कितना हो रहा है, सल्फर हमारा हाइड्रोजन 4 हो रहा है, तो हाइड्रोजन यहां 4 कर दो, कितना कर दो बेटा, 4 कर दो। यहां 2 2 4 हो रहा है, सल्फर यहां देख रहे हैं 1 1 2 हो रहा है, और तो हमारा यहां 2 कर दो, ध्यान देना 2 कर दो। और यहां देख रहे हो कि हमारा ऑक्सीजन यहां हो रहा है हमारा 4, तो यहां देख लो हमारा ऑक्सीजन हो गया 2 और 2 4। समीकरण ये भी बैलेंस है, इसको भी बैलेंस कर दिया जाए। सल्फर वाले रिजेक्शन को हम लोग बैलेंस करके दिखा दें, इसके लिए भी हम देखो यहां H2SO4 क्या ले लेते हैं, सॉरी H2SO4 क्या ले लो बेटा जी, ध्यान दीजिएगा,
सल्फर के लिए यहाँ बैलेंस करके दिखा रहे हैं। यहाँ ले लो 2 मोल, यहाँ देख रहे हो कि हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ हाइड्रोजन है कर दो 2 दूनी के 4 कर दो। सल्फर कितना दिखाई दे रहा है, सल्फर हमारा 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ 2 यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ ऑक्सीजन 8 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ ऑक्सीजन 8 दिखाई दे रहा है, और सल्फर हमारा 2 1 3 हो रहा है, तो यहाँ 3 कर दो। ऑक्सीजन हमारा हो रहा है 8, तो यहाँ 3 दूनी के 6 8 हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। अब इसी प्रकार अब तुमसे कह दे कि कॉपर H2SO4 से रिएक्शन करेगा, इसको भी तुम 2 मोल ले लो। यहाँ देख रहे हैं कि कॉपर 1 है, तो यहाँ कॉपर 1 है। यहाँ हाइड्रोजन 4 हो रहा है, तो यहाँ हाइड्रोजन कहीं और है कि नहीं, 4 कर दो। यहाँ सल्फर हमारा दिखाई दे रहा है 2 है, यहाँ सल्फर 2 कर दो। अब बारी आ गई मेरे भाई जी ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन 8 हो रहा है। यहाँ देखो 4, यहाँ देखो 4 8 8 2 10 हो रहा है, और यहाँ हमारा कितना हो रहा है, 4 दूनी के 8 हो रहा है। ठीक है, तो रिएक्शन को संतुलित करने में कहीं दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो देख लो, इसको क्या कर देते हैं बेटा जी, थोड़ा सा ध्यान देना। हीट एंड ट्रायल मेथड की यही दोष है कि रिएक्शन को संतुलित करने में थोड़ा सा समय लग जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कैसे हम संतुलित कर रहे हैं हीट एंड ट्रायल मेथड को। हीट एंड ट्रायल मेथड से कैसे संतुलित कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देख रहे हैं कि कॉपर 1 है, यहाँ हमारा कॉपर भी 1 है। यहाँ कॉपर कितना है बेटा जी, यहाँ कॉपर कितना है, 1 है। यहाँ हमारा सल्फर कितना हो रहा है, 2 है, तो यहाँ भी हमारा सल्फर देख रहे हैं कि यहाँ सल्फर हमारा 1 हो रहा है, 1 2 हो रहा है। यहाँ देख रहे हैं कि ऑक्सीजन हमारा 8 हो रहा है, तो 4 2 6 यहाँ कर दो 2 8 कर दो। हाइड्रोजन 4 हो रहा है, तो हाइड्रोजन 4 हो रहा है, रिजेक्शन संतुलित हो गया। इसी प्रकार आपसे कोई पूछ दे कि बताओ मेरे भाइयों, यहाँ इसी प्रकार आप तुमसे पूछ दे कि बताओ Ag रिजेक्शन करेगा, ठीक है, H2SO4 से, तो क्या बनाएगा, तो आप लिख सकते हो सिल्वर सल्फेट बनाएगा, SO2 बनाएगा प्लस जल देगा। इसी प्रकार कोई तुमसे पूछ दे कि मरकरी H2SO4 से रिजेक्शन करेगा, या मरकरी कोई ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा, तो मरकरी अपना सल्फेट बनाएगा और SO2 बनाएगा, H2O बनाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस रिजेक्शन को आप भर लेंगे। तो आप समझ चुके होंगे, याद रखना है कि ये फास्फोरस को H3PO4 में, कार्बन को CO2 में, ठीक, H2S को सल्फर में, S को SO2 में, ब्रोमीन को Br2 में, आयोडीन HI को I2 में ऑक्सीडाइज कर देता है, और स्वतः क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। और क्या करता है, HCl को ये ऑक्सीडाइज नहीं करता। इसी प्रकार यह धातु के साल्ट को, यह धातु को, कॉपर को, मरकरी को, Ag को, यह क्या करता है, उसके साल्ट में ऑक्सीडाइज कर देता है। इतनी बात याद रहेगी तो आप आसानी से रिएक्शन को लिख सकते हो। पहला क्या है, P4H2SO4 H3PO4 मैंने लिख दिया, और क्या कर SO2 प्लस H2O को लिखते चलना है, SO2 प्लस H2O को लिखते चलना है, और रिजेक्शन को संतुलित कर देना है। तो कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि क्या होता है जब कॉपर H2SO4 से अभिक्रिया करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिजेक्शन है, इसको अभ्यास कीजिएगा, 1-2 बार लिख के याद हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए तो हम लोग H2SO4 का यूज देखते हैं कि H2SO4 का प्रयोग कहां किया जाता है। देखिए, इसका प्रयोग लैब में डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग कहां करते हैं बेटा जी, लैब में डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में प्रयोग करते हैं, सल्फोनेटिंग एजेंट के रूप में प्रयोग करते हैं, जल को सोखने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, SO3H को जोड़ने के लिए यूज करते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है, जो अभी देखे हैं तुरंत। पेट्रोलियम के शोधन में इसका प्रयोग किया जाता है। लेड स्टोरेज बैटरी, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखे थे, एक सेकेंडरी सेल है। सेकेंडरी सेल क्या होता है, जो डिस्चार्ज होने के बाद पुनः जिसको चार्ज किया जा सके। तो लेड स्टोरेज बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। वही बैटरी जो इन्वर्टर वाली बैटरी होती है, जो आपके ट्रैक्टर पे, ट्रक पे जो बैटरी रहता है, वही लेड स्टोरेज बैटरी, याद रखिएगा। एक्सप्लोसिव विस्फोटक ट्राइनाइट्रोटोलुइन और पिक्रिक एसिड आदि के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पिक्रिक एसिड याद रखिएगा, इसके नाम में तो एसिड है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर में COOH समूह नहीं पाया जाता है। कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। पेंट बनाने में, डाई के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। उर्वरक, जिसको फर्टिलाइजर हम लोग कहते हैं, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट उर्वरक के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। पेपर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, लेदर को टैनिंग करने में इसका प्रयोग किया
जाता है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग हुए, इसे आप स्क्रीनशॉट लें। आगे की ओर हम बढ़ते हैं, कुछ हम लोग इससे रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका जवाब आप देते भी चलिए और नहीं आए तो सुनते चलिए कि इसका जवाब कौन होगा। ठीक है, इसको एक दो बार पुनः समझ के आप अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है कि ओलियम या इसी को पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या इसी का इंडस्ट्रियल नेम है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है। तो इसका सूत्र क्या होता है अभी आपको बताया भी गया है, या ऑक्सी एसिड जब आपको पढ़ाए थे वहां भी बताए थे H2S2O7, और जब H2SO4 में SO3 मिलता है तो इसका निर्माण होता है। यह बात बताया जा चुका है, तो इसका आंसर हमारा बी होगा। यह बिहार बोर्ड में कई बार पूछे जा चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, कॉन्टेक्ट प्रोसेस में H2SO4 के उत्पादन में कौन सा उत्प्रेरक यूज होता है। अभी देखे थे कि वेनाडियम पेंटाऑक्साइड यूज होगा। कौन सा यूज होगा? वेनाडियम पेंटाऑक्साइड यूज होता है या प्लेटिनम यूज होता है। लेकिन प्लेटिनम चूंकि कॉस्टली होता है और ये आसानी से आर्सेनिक अशुद्धि के द्वारा जहरीला हो जाता है, इसलिए इसके स्थान पर V2O5 का प्रयोग किया जाता है। और V2O5 याद रखिएगा एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। वो ट्रिक आपको याद होगा कि नहीं, जब हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड रटवाए थे, जनाबे अली गाय सुना करें, वो सभी आसमा के 3533 प्रभु। तो कौन कौन से ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं ये याद रखिएगा, आप ट्रिक याद रखना है आपको। ठीक है, और याद रखिएगा जो अशुद्धि होती है आर्सेनिक या आर्सेनियस ऑक्साइड को हटाने के लोहा के इसी हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं FeOH के होल थ्राइस का। कई बार ये क्वेश्चंस नीट में भी पूछे जा चुके हैं। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए यही प्रश्न है, ऑक्जेलिक एसिड को कॉन्क H2SO4 के द्वारा गर्म किया जाता है तो प्राप्त होता है। तभी बताए हैं कि यह किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या किसी भी कंपाउंड के जावड़े से जल को खींच लेता है और उसको निर्जलीकृत कर देता है। तो कैसे हम ऑक्जेलिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ऑक्जेलिक एसिड को बना दिए और इसको क्या कह रहा है कि कॉन्क H2SO4 के द्वारा इसको गर्म करना है। अभी इस रिएक्शन को देखे थे, आपको कुछ नहीं करना है, इसके जावड़े से केवल क्या करना है, इसके जावड़े से जल को बाहर कर दो, इसके जावड़े को जल से बाहर कर दो। तो जावड़े से जल को बाहर कर दिए तो यहां कार्बन मोनोऑक्साइड बच गया, CO लिख दो, यहां CO2 बच गया, यहां CO2 लिख दो। तो पता यूं चला कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और जल बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। इसी प्रकार फॉर्मिक एसिड टूट के क्या देगा, तो उसके भी जावड़े से जल को बाहर कर लेना। वे कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। कॉन्टेक्ट प्रोसेस में इंप्यूरिटी आर्सेनिक को हटाया जाता है। ठीक है, इसका उत्तर आप दीजिए मुझे। अभी जस्ट सुने हैं इसको कि कौन से हाइड्रोक्साइड का प्रयोग हम लोग करते हैं इसको अशुद्धि को हटाने के लिए। ठीक है, फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लो, इसका जवाब दो। देखिए मार्शल्स एसिड, सल्फर के ऑक्सी एसिड में सबसे महत्वपूर्ण एसिड होता है मार्शल्स एसिड, जिसको पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। याद रखिएगा इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाता है, या इसका हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या बनता है पूछा जाता है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे निकालेंगे हम देखिएगा। वैसे तो आपको याद होगा कि 6 ही होना चाहिए। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर पर फोकस करेंगे। यही हमारा HO डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH है सर। इसी को मार्शल्स एसिड कहते हैं और इसी को कहते हैं हम लोग परऑक्साइड लिंकेज। क्या कहते हैं बेटा? पर ऑक्साइड बॉन्ड कहते हैं, या इसी को परऑक्साइड लिंकेज के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मानते हैं? -1। अब देखिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे निकालना है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 सल्फर हो गए बेटा जी। और बताओ ऑक्साइड लिंकेज कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन हो गए और 2 हमारा ऑक्सीजन हो गया पर ऑक्साइड लिंकेज का। ठीक है, तो यहाँ कोष्ठ में लिख देते हैं पर ऑक्साइड। निकालने का तरीका पता है कि सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट का योग 0 होता है। हाइड्रोजन ग्रुप एक का तत्व है तो इसका +2 हो जाएगा। सल्फर का निकालना है, ज्यों का त्यों छोड़ दो। इसका 6 दूनी की -12 हो जाएगा, इसका 2 एकम -2 होगा। अरे एक ऑक्सीजन का -1 तो 2 का -2 इजिकल टू क्या होगा? 0 होगा। -14 में से 2 गया, 2s इजिकल टू क्या हुआ बेटा? 2s इजिकल टू क्या हुआ? -12 इजिकल टू 0, इसलिए s इजिकल टू क्या होगा? +12/2 इजिकल टू +6। तो यहाँ याद रखना मार्शल्स एसिड का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया? +6 आया। तो इस पर हम लगा देंगे +6, आंसर लगा देंगे +6, याद रखिएगा। इसी प्रकार कैरोज एसिड का भी निकालिएगा तो +6 आएगा। ठीक है, ऐसे निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है देखिए। तो ऐसे यदि हम ओरली निकाल दें ऐसे H2S2O8 तो 8 दूनी के इसका -2 मानेंगे, 8 दूनी के 16, इसका हो जाएगा हमारा +1। तो 8 दूनी के 16 में
से 2 गया, कितना बचा 14, तो एक सल्फर का 7। बहुत लोग 7 पे आंसर लगा देंगे सर, चूंकि 7 नहीं हो सकता है, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 7 नहीं हो सकता, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, +6 + 7 गलत है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लें आप। अब देखिए इससे जेईई और नीट में एक प्रश्न पूछे जाते हैं, वो बता रहे हैं, ठीक है। क्या पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। पूछा क्या जाता है, पूछा जाता है कि बताइए, पूछा जाता है कि यह हाइड्रोलाइसिस कर दें इसका तो ये क्या बनेगा। तो देखिए हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है बेटा जी, ठीक है, पानी से अभिक्रिया, पानी के द्वारा किसी चीज को तोड़ना। देखिए इसको कैसे हम तोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कैसे तोड़ना है, कंसेप्ट याद रहेगा तो कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। यही हमारा HOH है और यह अम्ल के उपस्थिति में या क्षार के उपस्थिति में पानी वियोजित होता है, ठीक है। यह H+ है और यह OH- है, ध्यान दीजिएगा। अब बताइए आप, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होती है तो इस पर हम माइनस मान लेते हैं, और सल्फर की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है बेटा जी, कम होती है तो इस पर प्लस मान लें। अब देखो यही ने सीखे हो कि प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस। अब बताओ ये प्लस पार्ट है तो इसके साथ हम किसको ले लें, इसके साथ हम देखो ये प्लस पार्ट है, ये प्लस पार्ट है, इसके साथ इसका माइनस पार्ट को हम ले लें, क्या इसके माइनस पार्ट को ले ले रहे हैं। तो देखो क्या बन रहा है बेटा जी, देखो तो H2SO4, तो यह बन गया पहला हमारा H2SO4 बन गया, H2SO4 बन गया। अब देखो इस माइनस वाले पार्ट के साथ इस H को ले ले, एक H 2 H, तो क्या हम H2 लिख दें, हाँ देखो S लिख दें, और ऑक्सीजन हो रहा है 1 2 3 4 5, तो यहाँ AO5 लिख दें। इसी को तो कहते हैं कैरोज एसिड, कैरोज एसिड कहते हैं। तो याद रखिएगा हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या बनता है, H2SO4 बनेगा, H2SO5 बनेगा। फर्दर इसका हम हाइड्रोलाइसिस कर दें तो हमारा H2O2 बनता है, और याद रखें H2SO4 बनता है। ये कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मार्शल एसिड का हाइड्रोलाइसिस करने के फलस्वरूप क्या बनता है, H2SO4 और H2SO5। कैसे तोड़ना है याद रखिएगा, प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस होता है। तो इसको टिक लगाइए और इसका भी स्क्रीनशॉट लें आप। इसको याद रखिएगा, कई बार ये जेईई में और नीट में ये पूछे जा चुके हैं ये कंसेप्ट। आगे बढ़ रहे हैं, कह रहा है कि कैरोज एसिड का हाइड्रोलाइसिस करने पर प्राप्त होता है। तो पहले कैरोज एसिड की आप स्ट्रक्चर देख लें, यही कैरोज एसिड है, H डबल बॉन्ड O OH। इसमें भी परऑक्साइड लिंकेज पाई जाती है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का याद रखिएगा +6 होगा। आप निकाल के चेक कर लीजिए, H2SO5 कितना आएगा, +6। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करने की टेक्निक क्या बताए हैं कि इसमें पानी को जोड़ना है, HOH H+ OH-, ठीक है, H+ के उपस्थिति में या क्षार की उपस्थिति में टूटता है। अब देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, माइनस मान लेते हैं, सल्फर का प्लस मान लेते हैं। अब देखो E वाला पार्ट जो है बेटा जी, ध्यान दीजिएगा, इसका माइनस पार्ट, इसका पॉजिटिव वाला पार्ट, इसका माइनस पार्ट ले लो और इसका पॉजिटिव वाला पार्ट ले लो। तो देखो तो क्या बन रहा है, H2O2 बन रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बोलते हैं, याद रखिएगा। और देखो छोटू, इसमें भी पर ऑक्साइड लिंकेज है, इसमें भी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब देखो इसका OH पार्ट ले लें और इसका ई टोटल ले लें, तो H2SO4 हो जाएगा। देखो तो H2SO, यहां ध्यान दीजिएगा, H2SO4 स्ट्रक्चर में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां स्ट्रक्चर ऐसे होना चाहिए बेटा, ठीक है, H2SO5। तो यहां देखो तो क्या हो जाएगा बेटा जी, H2SO4 हमारा बन जा रहा है, H2SO4 बनेगा। यहां ऑक्सीजन गिनो, 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5। अब करेक्ट हो गया, पहले गलत हो गया था, अरे आरिफ सर से भी गलत हो सकता है, कोई भगवान थोड़े हैं, ठीक है, समझ गए हो। तो H2SO4 बनेगा। हाइड्रोलाइसिस कैसे कराना, निगेटिव वाले को पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव वाले को निगेटिव के साथ, तो ये कई बार पूछा गया है। तो इसका उत्तर होना चाहिए H2O2 + H2SO4, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है। देखिएगा एक बात याद रखिएगा, एक ट्रिक आपको बताते हैं, आपको पहले भी बता चुके हैं, हैलोजन पढ़ाए थे कि कोई ऑक्सी एसिड हो और कहे कि कौन शक्तिशाली होगा, तो याद रखिएगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, याद रखिएगा, ठीक है, ऑफ सेंट्रल एटम का, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट समानुपाती होता है
स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के, एसिड की शक्ति बढ़ेगी जब सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा। और एक और बात याद रखिएगा, इफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, सेम आ जाए, सेम आ जाए तो ध्यान देना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पर, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पर ध्यान देना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पर ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है बेटा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पर ध्यान देना है। यदि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बढ़ेगा तो उस एसिड की शक्ति भी बढ़ेगी। कोई पूछे ऐसा क्यों होता है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बढ़ता है जिसके कारण उसका कंजुगेटेड बेस स्टेबल हो जाता है, और कंजुगेटेड बेस जितना ही स्टेबल होगा वो अम्ल उतना ही शक्तिशाली होगी। आपको आई इफेक्ट में इस तमाम चीजों को हम चर्चा किए होंगे कि कौन सा अधिक अम्लीय होगा, कौन क्षारीय होगा, लेकिन यहां ऑक्सी एसिड दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, या थायोसल्फ्यूरस एसिड दिया है, याद रखिएगा। एक चीज और इससे संबंधित, इसमें सल्फर लिंकेज पाई जाती है। इसका स्ट्रक्चर देखिए HOS डबल बॉन्ड SOH होता है, इसको हम लोग कहते हैं लोन पेयर है। यह क्या है हमारा, थायोसल्फ्यूरस एसिड है, इसमें सल्फर लिंकेज पाई जाती है। ऑक्सीडेशन स्टेट 2 दूनी के 4, 4 में से 2 गया, 2 दूनी के 4, 4 में से 2 गया, -4 में से 2 गया, -2 को भेजेंगे +2, तो यह 1 सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। 3 दूनी के 6 में से 2 गया, ओरली निकालो, 3 दूनी के 6 में से 2 गया, -6 में से 2 गया, 4 बचा, तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो गया, इसका हमारा +6 हो गया, इसका हमारा +6 हो गया। यहाँ देख रहे हैं कि सबसे कम अम्लीय कौन होगा, थायोसल्फ्यूरस एसिड होगा, उससे अधिक अम्लीय H2SO3 होगा। लेकिन अब इन दोनों में विवाद है, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन 4 है, इसमें ऑक्सीजन 7 है, तो सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा, D होगा। तो इस तरह से आप आसानी से ऑब्जेक्टिव का उत्तर दे सकते हो, ठीक है। D आरिफ कंसेप्ट का यूज करो और सवाल को बनाओ मेरे भाइयों। यहां ध्यान दो, स्ट्रॉन्ग एसिड है, या कई बार बिहार बोर्ड में भी पूछे जा चुके हैं, ये ऑक्सी एसिड है क्लोरीन के, ठीक है, ठीक है। अब इसमें चेक करना है आपको कौन होगा, तो सेंट्रल एटम कौन है, क्लोरीन है, यहां क्लोरीन है, यहां क्लोरीन है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, -2 में से 1 गया, यहां +1 है, यहां 2 दूनी के 4 में से 1 गया, +3 है, यहां 3 दूनी के 6 में से 1 गया, +5 है। ऑक्सीडेशन स्टेट ओरली निकालना आना चाहिए। कैसे निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन का -2, तो -2 तो 4 दूनी के 8, -8 में से हाइड्रोजन का +1 निकल गया, -7 को बराबर के इधर भेजेंगे, क्या आ जाएगा, +7। कैसे निकाल रहे हैं, पुनः समझ लो, H + Cl + 4O = 0, H का +1, क्लोरीन का निकालना है, 4 दूनी के यहाँ -8 हो जाएगा, = 0, या Cl -7 = 0, इसलिए Cl = क्या आ जाएगा, +7। इतना तो काम बच्चे कर सकते हैं, ओरली निकालना सीखो। किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अधिक है, तो D का, तो हम टिक लगा देंगे, D आंसर सही होगा हमारा। अब कह रहा है कि H2SO4 का उत्पादन किया जाता है, अभी पढ़े हैं कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा और लेड चैम्बर प्रोसेस के द्वारा ही इसका उत्पादन किया जाता है, और ओसवाल्ड विधि के द्वारा किसका उत्पादन करते हैं, नाइट्रिक एसिड का, याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए सी। देखिए लेड चेंबर में होता क्या है, वही सल्फर को हम लोग क्या करते हैं, SO2 में बदलते हैं, और SO2 क्या होता है, SO2 ऑक्सीडाइज्ड होकर नाइट्रिक ऑक्साइड NO उत्प्रेरक के उपस्थिति में ऑक्सीडाइज होकर क्या देता है, SO3 देता है, SO3 देता है। SO3 हमारा क्या देता है बेटा, SO3 देता है। और ये SO3 को क्या करते हैं, हम स्टीम में घोलने पर, जब भी जल में घोलते हैं हमारा H2SO4 बनता है। तो ये प्रक्रिया आपके NCERT में नहीं दिया है, याद रखिएगा। पूछा जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की लेड चेंबर प्रोसेस में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, तो NO, और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में V2O5 का, तो याद रखिएगा। पहले SO2 को ऑक्सीडाइज कराकर SO3 बनाते हैं, SO3 को स्टीम के द्वारा हम स्टीम के द्वारा प्रवाहित करते हैं, स्टीम में प्रवाहित करते हैं, तो H2SO4 बन जाता है। तो यह लेड चेंबर प्रोसेस और कॉन्टैक्ट प्रोसेस दोनों के द्वारा हम लोग बनाते हैं। तो आगे हम लोग जो बचा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है D ब्लॉक का, P ब्लॉक का, फिर फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको करा देंगे, ठीक है, ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं हो। क्लासरूम नोटबुक को अवश्य पढ़ेंगे, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी, सिलेबस को डिटेल पढ़ के जाएंगे, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद है कि ये बात समझ चुके होंगे। धन्यवाद।